लोग टेंशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे बच्चा, कुछ और क्वेश्चन किया जाए। देखो बच्चा, क्वेश्चन वही, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, है ना बेटा। सारे स्ट्रिंग में टेंशन निकालो। देखो बेटा, ये एक गाड़ी मान लो, ये एक बस जैसा मान ले, और ये बस जो है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलेट कर रहा है। ठीक है बच्चा, एक ब्लॉक है जो 10 किलोग्राम का है बेटा, इसमें ऐसे एक रस्सी लगी है और एक ऐसे रस्सी लगी है। ठीक है बेटा, ये हमारा एंगल है 37 डिग्री। तो इन दोनों रस्सियों में टेंशन निकालना है बेटा। चल ट्राई कर, ट्राई करो। हार्व सिंघई 40, अथर्व 40-60, शिवम शर्मा 50, उस्मान 280/3, 200/3। शिवम शर्मा 50, अभी का 40, प्रणय का 40। अच्छा बच्चा 40-60। देखिए बेटा, देखो इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया देखो 10G, है ना। इस रस्सी का टेंशन मान लिया जाए बेटा T1, इसको मान लो T2। ठीक है बेटा, तो देखो इस रस्सी का टेंशन जो है बेटा वो यूं खींचेगा, टेंशन T1। और देखो बेटा इस रस्सी का टेंशन ये भी इसको खींचेगा बेटा, ऐसे टेंशन, ये हमारा हुआ T2। ठीक है बेटा, ये बॉडी जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है। तो देख बेटा, अगर ये इधर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है ना बेटा, तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो देख बेटा, मैंने बताया था इस केस में कि जब भी बॉडी है बेटा एक्सेलरेशन हो, जब भी बॉडी है बेटा एक्सेलरेशन हो, है ना, तो क्या करोगे हमेशा, जब बॉडी में एक्सेलरेशन हो तो कहा था मैंने बेटा कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसी को हमेशा बेटा एक्स मान लिया करो। तो ये एक्स हो गया बेटा और ये वाई हो गया, है ना। तो गिवन कंडीशन में फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, ये एंगल हमारा 37 डिग्री, तो देखो बेटा ये भी हमारा एंगल हो गया 37 ना।
अब फोर्सेस का कंपोनेंट कर लिया जाए तो T2 का कंपोनेंट हो जाएगा बेटा T2 cos 37 और ऊपर हो जाएगा T2 sin 37। तो देखो बेटा अगर ये एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में है, इसका मतलब y डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं बच्चा, है ना? तो क्या करोगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब T2 साइन 37 इक्वल टू 10g। इसका मतलब बेटा T2 इक्वल टू हो गया 500/3 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये बात समझ गए सब लोग, है ना? अब देखो बेटा आगे, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखो तो ये T1 माइनस T2 cos 37, ये हो गया बेटा T1 माइनस T2 cos 37 इज इक्वल टू MA, है ना बेटा? T1 माइनस T2 cos 37 इक्वल टू MA। तो क्या हो जाएगा देखो, T1 माइनस T2 cos 37, ये हो गया बेटा 400/3 होगा ना, देखो 400/3 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सीलरेशन हो गया बेटा 4। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, देखो यहां से हो जाएगा बेटा T1 इज इक्वल टू 40 प्लस 400/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 520/3 न्यूटन। ठीक है बेटा, देख लो एक बार, T2 इक्वल टू 500/3 है ना बेटा? हाँ सही बात, T2 हमारा है बेटा 500/3, तो 500/3 इंटू कॉस 37 4/5, तो ये हो जाएगा 400/3 हो जाएगा ना बेटा? देख लो, बेटा स्यूडो फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, इसका फैसला होता है बेटा ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, है ना? तुम अगर ऑब्जर्वर लोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम का तो स्यूडो फोर्स की बात करेंगे। अभी हम लोग बेटा एक्सीलरेशन देख रहे हैं ना, तो ग्राउंड से देख रहे हैं, इसका मतलब नहीं बेटा, लास्ट क्लास में थ्योरी नहीं कराया था, सिर्फ डिस्कस ही किया था बेटा। T1 प्लस एफ इक्वल टू 2 होगा ना? क्यों भाई दक्ष, हैंड रेज करो, तुम बोलो योगेंद्र, क्या दिक्कत? सर इसमें योगेंद्र हेलो सर, हेलो हेलो सर, नहीं बोल रहा कुछ, दक्ष बोलो। सर ये यहाँ पर है ना सर, ये T1 प्लस एम ए इज इक्वल टू T2 cos 37 होगा ना? बेटा T1 प्लस MA क्या होगा? MA इज नॉट ए फोर्स ना बच्चा, MA जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है। MA जो होता है बेटा रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू MA, MA कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं है बच्चा। यस सर, ठीक है, यस सर।
करो। टेस्ट का सोल्यूशन हो जाएगा बेटा अपलोड, रेजो सर पे हो जाएगा अपलोड। देखो वो 2 kg है बेटा, वो है ना, माय मिस्टेक, इट्स 2 kg। अभी का 2.5 आया, 2.5 25 न्यूटन, उस्मान 25 न्यूटन। और एक्सीलरेशन बताओ कितना आ रहा है बेटा? एक्सीलरेशन नवदीप का आया 6। शिवम शर्मा टेंशन 25, अली हैदर टेंशन 80/3। उस्मान का एक्सीलरेशन है बेटा ये 7.5, अभी 7.5, उस्मान 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, पार्थ वैष्णव टेंशन 25 न्यूटन। नटवर लाल 100/3। शिवम यादव टेंशन 25, एक्सीलरेशन 7.5। नवदीप टेंशन 25, मोहित पालीवाल 25, विकास आर्या 25। नवदीप का एक्सीलरेशन है 15/3। तो देखते हैं बेटा, देखो ये जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी का बेटा बनाओ एफबीडी, ये हो गया 2G और ये हो गया बेटा टेंशन, है ना। तो अब देखो बेटा, अगर ये एंगल कांस्टेंट है, अगर ये एंगल कांस्टेंट है बेटा, इसका मतलब ये बॉब का, ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन वही है जो कार का एक्सीलरेशन है बेटा, है ना। तो देखो टेंशन से दिख रहा है तुमको बेटा, ये टेंशन वर्टिकल में चलो mg को बैलेंस कर लेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ बैलेंस नहीं हुआ, इसका मतलब इसको इधर ही एक्सीलरेट करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब इस कार का भी एक्सीलरेशन इस तरफ होना चाहिए। ठीक है बच्चा, है ना। अब एफबीडी पूरा किया जाए, तो अगर इसका बेटा इधर हमारा एक्सीलरेशन है और ये हमारा एंगल बेटा 37 डिग्री का एंगल है, तो टी का कंपोनेंट करो, ये हो जाएगा बेटा टी कॉस 37, इधर हो जाएगा बेटा टी साइन 37। ठीक है, तो जिस तरह से फोर्सेस हैं बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, दैट मींस इन वाई वी कैन राइट सिग्मा fy equal to 0, that means the equation will become t cos 37 minus 2g equal to 0, है ना बेटा, and this t comes out to be 25 Newton, right na beta. But if we look over the x direction, what we are getting? We are getting the force t sin 37 as the acceleration a. So in x direction we must have right t sin 37 should be equal to ma na beta, right na. And this t we have got as 25, so it becomes 25 into 3/5 equal to 2a. So a is equal to 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट ना। जिनका भी आंसर ये आया है बेटा वो सब सही हो।
बनाओ। लास्ट क्वेश्चन में एक्सीलरेशन कैसे देखा, देखो बेटा सबसे पहले मान लो एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है बेटा। अब इस टी को कंपोनेंट किया ये और ये, मुझे दिख गया कि इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस नहीं हुआ। तो अगर फोर्स बैलेंस नहीं हुआ बेटा, इसका मतलब एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। दो एम टू एम क्या है, एम और टू एम मास बेटा, इसका एम किलोग्राम और इसका 2m किलोग्राम। करो। सर सब स्ट्रिंग सेम है क्या, नहीं हो सकता बेटा। बीच में जब मास आ गया तो सारा स्ट्रिंग सेम कैसे हो सकता है, सोचो। सारा स्ट्रिंग सेम नहीं है बच्चा। उस्मान का है tan अल्फा इक्वल टू 2/3। एनीबॉडी एल्स, योगेंद्र बोलो। अनिकेत tan अल्फा इक्वल टू 2। अली हैदर tan अल्फा 2/3। चलो देखो बच्चा, देखो अगर हम ये एंगल हमें दिया है बेटा 45, है ना। तो देखो अगर तुम इसके लिए बनाते हो बेटा, है ना, तो चलो यहाँ मैंने मान लिया इस तरफ टेंशन बेटा मैंने मान लिया T1, इधर मैंने मान लिया टेंशन T2। तो इसका हो गया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स mg 2mg, है ना। तो देखो बेटा इस वाले फोर्स का कंपोनेंट ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, है ना। कितना आएगा देखो, तो T2/√2, इधर आ जाएगा बेटा T2/√2, ठीक है बेटा। तो इस वाले मास के लिए क्या कर दोगे, कर दोगे T2/√2 इज इक्वल टू 2mg, बोलो बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। और हॉरिजॉन्टल में क्या कहोगे बेटा, हॉरिजॉन्टल में कहोगे T1 इक्वल टू T2/√2, ठीक है बेटा। बात समझे ना। अब इसके लिए देखना बेटा, इसके लिए क्या कहोगे, चलो मान लिया इसका टेंशन बेटा T3, इसका मान लिया टेंशन T3, तो इधर से हो गया टेंशन T2 और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है बच्चा। तो
तो देखो इस T2 का कंपोनेंट ऐसे आएगा बेटा और ऐसे आएगा, है ना। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा T2/√2 और ये वाला कंपोनेंट भी कितना हो जाएगा बेटा T2/√2। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखोगे बेटा T3 का कंपोनेंट, T3 कंपोनेंट क्या होगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा बेटा इस तरफ, ये हो जाएगा T3 साइन अल्फा और ऊपर हो जाएगा बेटा T3 कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको बेटा वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम करो, तो क्या कहोगे बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टल में लिखोगे बेटा T3 साइन अल्फा, T3 साइन अल्फा इज इक्वल टू T2/√2, है ना बेटा। तो T2/√2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2mg, है ना। और अब देखो वर्टिकल में क्या लिखोगे, लिखोगे T3 cos अल्फा इज इक्वल टू mg प्लस T2/√2। बोलो बेटा, बात समझा ना। तो T2/√2 हमारा है 2mg, तो ये भी हो गया बेटा हमारा 2mg। ठीक है, अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर लिया जाए, हरी 2mg प्लस mg, ये हो जाएगा बेटा 3mg, है ना। अब इन दोनों को डिवाइड कर लिया जाए तो हो जाएगा बेटा tan अल्फा इक्वल टू 2/3। बात समझ गए सब लोग, tan अल्फा इक्वल टू 2/3 इज द आंसर। ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने का देखो एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, वो तरीका क्या है, उसे कहते हैं बेटा लेमीज थ्योरम। ठीक है बेटा, लेमीज थ्योरम क्या है, तो लेमीज थ्योरम तभी इस्तेमाल करना है बेटा तुम्हें जब क्या हो, तीन फोर्सेस हो। ठीक है, तीन फोर्सेस हो और रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। ठीक है बेटा, क्या हो, फोर्सेस कितने, तीन, फोर्सेस कितने बेटा, तीन, और रिजल्टेंट 0, है ना। तो देखो बेटा इसमें अगर एक फोर्स ऐसा है F1 और एक फोर्स ऐसा है F2 और एक फोर्स ऐसा है F3, है ना बेटा, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होता है, इसे मान लो अल्फा, ये मान लो बेटा बीटा और ये मान लो गामा, तो क्या होगा बेटा F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा, है ना। मतलब समझो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का बेटा, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का साइन फार्मूला है ना बच्चा। तो इसको इस्तेमाल करके भी ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते थे बेटा आसानी के साथ। कैसे, देखो तो क्या कहोगे, ये रहा बेटा कौन सा हमारा, ये रहा बेटा 2m क्या, और ये हमारा है बेटा m, है ना, ये 2m और ये m, तो क्या कहोगे, इन दोनों को जो आपस में जोड़ने वाला फोर्स है बेटा वो यहाँ T2 है, बोलो, है ना, और यहां से ऐसे हमारा है T2 बेटा। ठीक है, इसके लिए ये फोर्स हमारा mg है, यहां से ये फोर्स हमारा mg है बेटा, है ना, और ये फोर्स हमारा ऐसे, ये हमारा है बेटा कितना T3, ये हमारा है बेटा T3, और ये एंगल हमारा है बेटा, ये एंगल हमारा था अल्फा, ये एंगल था बेटा हमारा अल्फा। ठीक है, इसका देखना बेटा, इसके लिए क्या कहोगे, इसके लिए कहोगे ऐसे था बेटा 2mg, है ना, और ऐसे था बेटा कितना हमारा T1, है ना। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखो बेटा, इस ट्रायंगल में क्या कहोगे, T2 बाई साइन 90, क्या कह दोगे बेटा T2 बाई साइन 90 इज इक्वल टू ये बेटा 2mg, तो कहोगे 2mg डिवाइडेड बाई ये एंगल बेटा, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा साइन 135। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 समझा ना। और इसके लिए क्या कहोगे, इसके लिए कहोगे ये अगर T2 है बेटा तो T2 बाई ये एंगल, तो देखो बेटा ये अल्फा, तो ये एंगल क्या हो गया, ये हो गया साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई, देख बेटा ये एंगल, ये पूरा एंगल, है ना। तो देख बच्चा ये हमारा एंगल कितना था, ये था बेटा 45, तो ये है 90, ये है 45 135 और ये है अल्फा, तो कितना हुआ बेटा साइन ऑफ 135 प्लस अल्फा
इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, मिसिंग हो गया, छूट गया यहाँ पे, साइन ऑफ 135 प्लस अल्फा। ठीक है बेटा, अब देखो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर ले बेटा, इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग डिवाइड कर ले बेटा, तो T2 कैंसिल हो जाएगा, mg भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अल्फा बचेगा, अल्फा निकल जाएगा उससे, है ना। तो दोनों तरीके से प्रॉब्लम करना सीखो। देख बेटा श्रिया, लैमियस थ्योरम जो है ना, वो लैमियस थ्योरम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कैसे, तुम जानते हो ना कि अगर ट्रायंगल ऐसा होता है बेटा, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में होता है ना साइन फॉर्मूला, a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c, है ना बच्चा। तो वही समझो, अगर तीन बॉडी हो बेटा, तीन फोर्सेस हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब बेटा उन तीनों का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, है ना बेटा। और अगर उन तीनों का रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार उन तीनों से बनना चाहिए ट्रायंगल। तो अगर बना दिया मैंने ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का ये बनेगा बेटा रूल। ठीक है बेटा, बात समझा, a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c, है ना बच्चा। जो फोर्स उसके ऊपर का एंगल, ये फोर्स इसके सामने का एंगल, ये फोर्स इसके सामने का एंगल, है ना बच्चा। इस वाले में क्या हुआ देखो, तो कहेंगे T2 बाई साइन 90 इक्वल टू m2mg 2mg बाई ये कितना एंगल 135। ठीक है बच्चा, नीचे वाले के लिए देखो, यहाँ पे देखो, इसके लिए ये है बेटा T3, ये है mg और ये है T2। तो देखो बेटा ये एंगल अल्फा, तो ये पूरा एंगल 180, तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय ये पूरा एंगल, ये पूरा कितना है 90 प्लस 45 प्लस अल्फा। ठीक है बच्चा, लिख लो। अंकिता हैंड रेज करो और शिवम शर्मा हैंड रेज करो। बोलो अंकिता। सर एंगल्स कैसे हैं इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट पार्ट में कि सेकंड पार्ट में, सर दूसरा सेकंड मेथड में या पार्ट फर्स्ट मेथड लेविस में, थ्योरम में। इस वाले में, सर लेविस थ्योरम में। इसमें दिक्कत है। देखो बेटा एंगल क्या है, जो फोर्स का लाइन है ना बेटा, यस सर। उसके अपोजिट साइड का एंगल, यस सर। यहाँ जो फोर्स है बेटा उसके अपोजिट साइड का एंगल। ठीक है, तो यस वैसे सर। यहाँ देखो, अब ये हमारा एंगल था बेटा, ये हमारा एंगल था 45। यस सर। तो देखो बेटा क्या कहोगी, T2 का अपोजिट का एंगल ये ना हो गया यस सर। sin 90। यस सर। अब देखो 2mg का अपोजिट का एंगल, तो ये हो गया बेटा, यस सर। समझ गई। यस सर। इसमें क्या बोलेगी, T2 बाई ये एंगल, यस सर। और यहाँ mg बाई ये एंगल, समझ गई अब। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। शिवम शर्मा। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बेटा बोलो। सर टी साइन 37 कहाँ से आया सर? ये अलग से लिखा हुआ है, जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है सर। कहाँ लिखा T sin 37? सर ये लेमिस थ्योरम के डायग्राम से साइड में लिखा है ना सर। साइन कहाँ लिखा है, 3 फोर्सेस लिखा है ये तो। सर नहीं सर, उसके नीचे टी साइन ये वाला, 37 ये पहले वाले क्वेश्चन का होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। लक्ष्य एड्रेस करो। वो लक्ष्य क्या दिक्कत है? हेलो सर, ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा बेटा? ये सर जो पहला आपने करा था। जो पहला सवाल किया था हम लोगों ने आज। नहीं नहीं सर, ये जो स्क्रीन पे सर पहला सवाल है।
ये वाले में यस सर। इसमें दिक्कत है। यस सर। ओके बच्चा, देखो तो इसका मैंने पीडी बनाया, तो ये 2 mg ये है टेंशन, ये है टेंशन, देख रहे हो यस लक्ष्य। यस सर। यस सर। अब यहाँ मैंने इसको रिजॉल्व किया इधर और इधर, यस सर। तो ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। यस सर। उसी तरह से यहाँ पे किया बेटा, ये mg ये T2, तो T2 का कंपोनेंट किया ऐसे और ऐसे, समझा। ये सर जो T2 में जो एंगल हम लोगों ने लिया है ये 45 ही तो लिया है। हाँ तो ये 45, तो ये भी तो 45 ही ना होगा बच्चा। हाँ सर। हाँ लेकिन ये अल्फा एंगल है ना, यस तो सर। T3 का एंगल लिखा है यहाँ, T3 cos अल्फा, T3 sin अल्फा। T3 सर थर्ड स्ट्रिंग का है ना। हाँ थर्ड स्ट्रिंग का है बच्चा। यस सर। ओके अब थैंक यू। इसका ये दोनों फोर्स बराबर किया, और ये फोर्स इक्वल टू ये प्लस ये किया, ठीक है यस सर। दक्ष। यस सर। ये लेविस थ्योरम में mg के नीचे sin 135 प्लस अल्फा कैसा है सर? ये वाला यस सर। mg ये वाला फोर्स है ना बेटा, यस सर। तो इसके ऊपर देखो तो पूरा एंगल कितना है, ये 45 है, ये अल्फा है और ये 90 है, ठीक है। आगे देखो बच्चा, देख बेटा, ये एक चेन है, ये एक चेन है ना, यूनिफॉर्म चेन है बेटा, ये चेन हमारा यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसका जो मास है, ये मास है बेटा m किलोग्राम, ठीक। ये हमें एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियसली ये भी एंगल सेम होगा, है ना। तो टेंशन पूछा है, फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट एंड एट द एंड, ठीक है बच्चा, बनाओ। हाँ अली, दिए जाएंगे सॉल्यूशन, दिए जाएंगे, बनाओ। हाँ बेटा, चेने भी टेंशन होता है। दक्ष का आंसर आया 25 m/3।
5 mg/8, नटवर लाल मिड पॉइंट पे 25 m/3, शिवम शर्मा 12.5, अनिकेत 50 m/3, 25 m/3, लक्ष्य 50 m/3। देख तो बच्चा, देखो अगर सिर्फ आधे चेन की बात करें बेटा हम लोग, तो आधे चेन का डायग्राम बनाओ। तो कहोगे बेटा आधे चेन का डायग्राम कुछ ऐसा होगा बेटा, है ना। तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा बेटा, वो टेंजेंट हमारा हॉरिजॉन्टल होगा ना। अगर टेंजेंट बेटा हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का टेंशन टी ऐसे होना चाहिए, है ना बेटा। और इस वाले पॉइंट का टेंशन टी डैश ऐसे होना चाहिए, क्योंकि इसमें मास है बेटा। मास अगर हमारा हुआ तो हर पॉइंट पे टेंशन चेंज कर जाएगा, तो यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन अलग हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब क्या बोलोगे, आधे वाले पार्ट की बात की बेटे पर, ये हो जाएगा बेटा m/2g, है ना। और देखो ये एंगल 37 डिग्री, तो अगर एंगल 37 डिग्री तो कंपोनेंट टी डैश कॉस 37 बेटा, और ऊपर हो गया टी डैश साइन 37, ठीक है बेटा। अब क्या लिख देगा, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, है ना। तो क्या हो गया इक्वेशन बताओ, टी डैश साइन 37 इक्वल टू m/2g, और हॉरिजॉन्टल है बेटा टी डैश cos 37 इक्वल टू t, ठीक है, लिख लो। m/2 कैसे आया, अरे टोटल मास m है तो आधे का मास m/2 ही ना होगा बच्चा। देख बेटा नॉर्मल फोर्स की बात कब होगी, तो कहेंगे इट इज ए फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, है ना बच्चा। जब भी कोई दो सरफेस एक दूसरे को टच करेंगे, है ना बच्चा, तो क्या लिखोगे, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेसेस पुशिंग अवे, है ना बेटा। नॉर्मल फोर्स कैसा होगा, सरफेसेस के परपेंडिकुलर होगा और वो दोनों सरफेस को बेटा दूर धकेलने की कोशिश करेगा, ठीक है बच्चा। तो मान लो, इमेजिन करो बेटा, ये हमारा एक टेबल है, इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा है m मास का, है ना बेटा, स्मूथ फ्रिक्शनलेस टेबल। इस टेबल पे एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है बच्चा। अब देख, अगर इस टेबल की बात करें बेटा और इस ब्लॉक की बात करें, है ना, तो इस टेबल और इस ब्लॉक की बात करें बेटा, तो कहोगे इस m के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे तो लग रहा होगा ना बच्चा, मतलब mg फोर्स इस मास को नीचे खींच रहा है बेटा। लेकिन क्या ये बॉडी नीचे आ रहा है, नीचे अगर नहीं आ रहा है बेटा, इट मींस किसी ने इसको नीचे गिरने से रोक लिया, है ना बच्चा। तो ये बॉडी नीचे क्यों नहीं गिर पाया, आंसर क्या है, टेबल। तो टेबल ने इसको फोर्स दिया होगा, है ना बच्चा। तो टेबल इसको कैसे फोर्स दिया होगा, तो कहेंगे बेटा mg से गिरने से बचा लिया, तो ऑब्वियसली इस टेबल के सरफेस ने इस ब्लॉक को इस वाले सरफेस पे ऐसे फोर्स दिया होगा बेटा, बोलो, है ना। और अगर ये मास नहीं गिरा, इसका मतलब n इज इक्वल टू mg, है ना बेटा। अब देखो ये वाला सरफेस बेटा इस वाले सरफेस के
कांटेक्ट में है ना। तो इस वाले सरफेस ने इस वाले सरफेस को ऊपर धकेला, है ना बेटा। तो ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस को धकेलेगा नीचे की तरफ, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी मतलब टेबल ऑन द सेकेंड बॉडी ब्लॉक, इफ इट इज एक्शन फोर्स देन फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द टेबल इज रिएक्शन फोर्स। ठीक है बच्चा, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया बेटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या है बेटा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, समझे क्या दिखा, क्या बोला बेटा, इसने इसको धकेला ऊपर, है ना। तो इसका मतलब टेबल ने इस ब्लॉक को ऊपर धकेला, मतलब ये टेबल चाहता है कि इस ब्लॉक को ऊपर धकेल दें और ब्लॉक चाहता है टेबल को नीचे धकेल दें, है ना बेटा। तो नॉर्मल फोर्स कैसा होता है हमेशा, तो दूर धकेलने की कोशिश करता है ना बेटा। नॉर्मल फोर्स ट्राइज टू सेपरेट द कांटेक्ट, कांटेक्ट को अलग करना चाहता है, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये अलग बात है बच्चा, है ना। लेकिन नॉर्मल फोर्स की कोशिश हमेशा यही होती है कि दोनों सरफेस को अलग कर दिया जाए। ठीक है बेटा, कैसे, ऊपर वाले बॉडी को ऊपर धकेलेगा, नीचे वाले बॉडी को नीचे धकेलेगा। ठीक है बच्चा, समझा। देखो आगे बात, देखो बेटा अगला पॉइंट, नॉर्मल फोर्स के लिए it is related to electromagnetic रिपल्सन, है ना बेटा। धकेला है ना, धकेलना मतलब क्या हुआ, रिपल्सन। तो रिपल्सन पक्का है बेटा, और कहा था मैं तुमको ना, आउट ऑफ दोज फोर फंडामेंटल फोर्सेस, out of those fundamental forces electromagnetic force is responsible for many other derived forces, है ना बच्चा, लिख लो। दक्ष बोलो। नहीं सर, ये पूछना था, ये वाला फोर्स कैसा फोर्स है, आपने बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके बच्चा, वैष्णवी हैंड रेज करो। बोलो वैष्णवी। सर हमें ये पूछना था कि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है जो ब्लॉक दोबारा से वो टेबल पे लगा रहा है एज एक्शन रिएक्शन पेयर, तो सर क्या वो नॉर्मल फोर्स वही mg फोर्स है या अलग है इस केस में। जब एक्शन रिएक्शन पेयर है बेटा तो अलग कैसे हो सकता है बताओ। नहीं एक्शन मेरा, क्या होता है हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ हाँ ठीक है सर। अभी को थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया, थर्ड पॉइंट समझना नहीं है बेटा, थर्ड पॉइंट समझना नहीं, याद करना है इसको है। नॉर्मल रिएक्शन भी यही होता है, बिल्कुल सही बात। लिख लो। टेबल को कौन बैलेंस कर रहा है, खुद भी दिमाग लगाओ बच्चा। ये टेबल के हवा में रहेगा, सोचो ये टेबल के हवा में रहेगा, वो भी जमीन को टच करेगा ना बच्चा। इसके ऊपर और सारे फोर्सेस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, इसलिए उसका इक्वेशन की बात नहीं होगी। कोई पकड़ के रखा होगा, है ना, या जमीन को टच कर रहा होगा। देखो बच्चा आगे, फाइंड नॉर्मल फोर्स एट ईच कांटेक्ट, हर कांटेक्ट का नॉर्मल फोर्स निकालो। ठीक है,
with proper FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, जरूरी है, बिना इसके इस सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं। देखो बेटा पहला सवाल, इस सरफेस पे 10 किलोग्राम का बॉडी रखा है, बी वाले में एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में 5 किलोग्राम का बॉडी रखा है और लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। नंबर सी में फिर से एक लिफ्ट, इस लिफ्ट में 2 मासेस, एक 10 किलोग्राम का, उसके ऊपर एक 16 किलोग्राम का, और ये ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। जितने कांटेक्ट है हर जगह नॉर्मल निकालना है बच्चा, तुम्हारा आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो आंसर पे ज्यादा ध्यान मत दो, ध्यान दो फ्री बॉडी डायग्राम पे, सही बनाए कि नहीं। वेलोसिटी नहीं है बेटा, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन। बहुत लोग का बहुत सारा आंसर आया, लेकिन मैं आंसर पे ध्यान नहीं दे रहा। चलो देखो बच्चा, फ्री बॉडी डायग्राम 10 किलोग्राम बॉडी के लिए, तो 10 किलोग्राम के बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया बेटा 10 जी, है ना, और सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। जैसा ये कंडीशन है बेटा, उसमें ये मास मूव नहीं कर सकता, और मास मूव नहीं कर सकता बेटा, तो इसका एक्सीलरेशन हमारा 0 है। तो इक्वेशन क्या हो गया, n इक्वल टू 10 जी, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है बच्चा, इसमें देखो ये जो हमारा 5 किलोग्राम मास है बेटा, ये 5 किलोग्राम नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे 5 जी। ठीक है बेटा,
नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ मानना है पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो क्या हो गया 5g माइनस n इज इक्वल टू ma रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कितना हो गया बच्चा, n इक्वल टू हो गया 40 न्यूटन। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, तो देखो बेटा इसमें हमारा 16 kg मास, देखो बेटा उसके नीचे हमारा 10 kg मास है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इस वाले के लिए यूं लगेगा बेटा 16g है ना, और यहां से इस सरफेस पे इन दोनों के बीच में नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल हमेशा ढकेलता है, पुश करता है ना बच्चा, तो यहां से नॉर्मल ऊपर की तरफ n1, यहां से भी नॉर्मल लेकिन नीचे की तरफ, एक्शन रिएक्शन, एक का ऊपर एक का नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से बच्चा 10g, और लिफ्ट के फ्लोर से यहां से एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ n2। ठीक है बच्चा, सारा फोर्स लग गया। इसके लिए देखो बेटा ऊपर इसका एक्सीलरेशन, तो ऊपर जब इसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हो गया n1 माइनस 16g इक्वल टू 16a। ठीक है बच्चा, तो कितना हो गया n1 इक्वल टू 160 प्लस 64 224 न्यूटन है ना बच्चा, 224 न्यूटन। ठीक है, अब देखो इसके वजह से इसके लिए क्या लिखोगे, तो कहोगे n2 माइनस n1 माइनस 10g इज इक्वल टू 10a। ठीक है बच्चा, तो कितना हो जाएगा देखो, अगर ये इक्वल टू 10a है बेटा, तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई, देखो ये हो गया 40 और ये हो गया 100, 140 प्लस 224 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 364 न्यूटन, 364 न्यूटन। ठीक है, 16 kg वाला भी तो फोर्स लगाएगा, 16 kg वाला फोर्स लगाया ना नॉर्मल, कौन लगाया n1, आखिर n1 किसने लगाया, किसी ने अप्लाई किया ना बेटा। मास कभी ट्रांसफर मत करो, इसका मास इसमें नहीं करो, बिल्कुल नहीं भाई। mg जो फोर्स है वो तो इस पर ग्रेविटेशन अर्थ लगाएगा ना, mg फोर्स जो है बेटा वो 16 kg मास पर अर्थ लगाएगा, है कि नहीं। साइन बता दीजिए बेटा। देख जिधर एक्सीलरेशन कर रहा हो उसी को मानते हैं पॉजिटिव हर बार, जिधर एक्सीलरेशन है बेटा वो डायरेक्शन पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव। कनक हैंड रेज करो, बोलो कनक। सर थर्ड वाला दोबारा बता दो। थर्ड में कहाँ पे दिक्कत आ रही है बोलो। सर मुझे इनमें आ रही है जो n2 और n1 वगैरह, ये ऊपर और नीचे मतलब साइन आपने एरो बनाई है ना, हाँ तो दोबारा बता दीजिए सर। देखो हमेशा सोचना इस तरह से कि जहां भी दो सरफेस कांटेक्ट में है, ऐसे दिखा मेरा हाथ, यस सर। वहां से नॉर्मल कैसे लगेगा, तो ऐसे लगेगा। अच्छा यस सर। यहां से नॉर्मल ऐसे, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। यहां से नॉर्मल कैसे लगेगा, तो ऐसे, लिफ्ट के लिए नीचे की तरफ और 10 kg के लिए ऊपर की तरफ। समझ गए। यस सर। और ये बात ध्यान रखना बेटा हमेशा कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर सिर्फ फोर्स लगाता है ना बेटा, अपना मास किसी को नहीं दे सकता, है ना बच्चा। एक बॉडी दूसरे बॉडी को खींच सकता है, धकेल सकता है ना बेटा, लेकिन अपना मास किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, है ना बच्चा। सोचो अगर कोई किसी को मास ट्रांसफर कर दिया होता तो दुनिया में हर मोटा आदमी पतला हो गया होता, बोलो है कि नहीं। मास ट्रांसफर करना अगर संभव होता तो दुनिया में हर मोटा आदमी पतला हो गया होता बेटा,
और हर पतला आदमी मोटा हो गया होता, है कि नहीं? है ना, मास कभी ट्रांसफर नहीं होता बच्चा, है ना, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है, बस एक ध्यान रखना। बनाओ। लेकिन मास कम हो जाता है फोर्स लगाने से, एक्सरसाइज। हाँ बेटा, लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ से नहीं होता, वो F बराबर ma से नहीं होता, मत सोचो ऐसा। बनाओ। ये वर्टिकल वाल है, वो वाला वर्टिकल वाल है, और इधर वाला इंक्लाइंड है। उस्मान का आ गया आंसर, अली हैदर का आ गया आंसर। दीपक गलत है तुम्हारा, दीपक चेक करो। उस्मान तुम भी चेक करो। सेकंड नंबर चेक करो उस्मान।
चलो देखो मैं करता हूं। तो देखो बेटा फर्स्ट वाले के लिए, देखो बेटा ये हो गया हमारा बॉडी, है ना। सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बेटा नीचे mg, ठीक है। अब देखो यहां से आएगा बेटा नॉर्मल, कैसे कहा था मैंने, ऐसे। इसका मतलब वाल को धकेलेगा पीछे और बॉल को धकेलेगा बेटा आगे, ऐसे धकेलेगा। ये मान लिया मैंने n1, है ना। यहां से बेटा देखो ऐसे आएगा नॉर्मल, वाल को धकेलेगा नीचे की तरफ और इसको धकेलेगा ऊपर की तरफ, इसको धकेलेगा बेटा ऐसा, यू नॉर्मल, है ना बेटा n2, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें और यहां से ऐसे ड्रॉ कर दो रेडियस, यही लाइन है नॉर्मल का, ठीक है। तो पहचाना बच्चा यहाँ पे कि ये हमारा एंगल अगर 53 है बच्चा, है ना, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 90 माइनस 53, ये हो जाएगा 37। जब ये हो जाएगा बेटा 37, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 53, 53, 37, 53, है ना बच्चा। 53 अगर ये हो गया तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 53। मतलब इस नॉर्मल का इस वर्टिकल से एंगल ये हो जाएगा बेटा 53। बात समझ गए, है ना बेटा। तो अब फोर्सेस को रिजॉल्व करो। क्या करोगे बेटा, ऊपर कंपोनेंट n2 cos 53, इधर बेटा n2 sin 53, है ना। n2 cos 53, n2 sin 53, ठीक है बेटा। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इक्वेशन लिखो। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखोगे, तो देखो n1 इक्वल टू n2 sin 53, ये हो जाएगा बेटा n1 इक्वल टू n2 sin 53, ठीक है बच्चा, है ना। और वर्टिकल के लिए n2 cos 53, n2 cos 53 इज इक्वल टू mg हो जाएगा बेटा। बोलो, बात समझे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आओ। सेकेंड पार्ट में देख बेटा फिर से वैसे ही बनाया गया FBD, है ना। तो सेंटर ऑफ मास से mg आ गया बेटा, बोल मिड पॉइंट से फोर्स हो गया mg, है ना। यहां से बेटा ये रेडियल, ये 90 डिग्री का एंगल, है ना बेटा। तो कहोगे यहां से यूं लगेगा नॉर्मल n1, यहां से बेटा इस पे आएगा परपेंडिकुलर, यहां से यूं आएगा नॉर्मल n2, ठीक है। रिजॉल्व करो फोर्सेस को। तो देख बेटा ये एंगल 45 है, तो ये 45, ये भी 45 हो गया, तो फिर ये भी हो गया 45, है ना। तो n1 को रिजॉल्व करो। तो n1 का बेटा ऐसे हो जाएगा कंपोनेंट n2 n1, n1 बाई रूट 2, ठीक है बेटा। और ऊपर हो जाएगा n1 बाई रूट 2, ठीक है बेटा। अब यहां देखो 30 डिग्री एंगल, तो ये हो गया 60, तो ये भी हो गया 30, n2 का कंपोनेंट इस तरफ, ये हो जाएगा n2 cos 30 और ऊपर हो जाएगा बेटा n2 sin 30, ठीक है। ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है ना बेटा। कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, n1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू m2 cos 30, cos 30 बेटा रूट 3 बाई 2, ठीक है। वर्टिकल के लिए क्या लिखोगे, n1 बाई रूट 2 प्लस n2 बाई 2 sin 30 शुड बी इक्वल टू mg, ठीक है। दो वेरिएबल दो इक्वेशन। एंगल निकालने में गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई भाई, ये 53, ये 37, ये 53, तो ये 53 सही है ये बेटा। ये 45 कोई दिक्कत ही नहीं, 30, 30, 60, 30 तो ये 60, तो फिर ये 30 हो गया, तो cos 30 sin 30 सही है बच्चा, वो एंगल सही है। जल्दी नोट करो।
वैष्णवी, हैंड रेज करो वैष्णवी। अली हैदर बोलो। अली हैदर नहीं पूछना है। निहाल गुप्ता सर बोलो। सर ये फर्स्ट वाले में एंगल का एरर है सर। एंगल इधर देखते हैं, बोलना बेटा। इसको सर यहाँ ये से नीचे थीटा ड्रॉ है। करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यस सर। दिख रहा है यस सर। निहाल? ये एंगल 53 है तो ये कितना होगा बोलो? सर आपने तो थीटा बताया 53। हाँ थीटा ये और थीटा ये है। सॉरी सॉरी सॉरी, यस सर। हाँ तो गलती हो गई मेरे से, फिर सॉरी, तो मेरी गलती हो गई बच्चा। सही बोल रहा है बच्चा, फिर ये 30 ये एंगल था ना 53, तो फिर ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 37, ये भी 37 हो जाएगा। ठीक है, ये 37, ये 37, ये भी 37, ये भी 37। ठीक, थैंक यू। यही बात कहना चाह रहे थे। ठीक, ओके ओके बच्चा। करो सत्यम, हैंड रेज करो। बोलो सत्यम। सर ये ई पार्ट समझ नहीं आया सर। ई पार्ट में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? N1 और N2 लग रहा है। N1 और N2 और mg। यस सर। किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? N1 N2 करना पड़ेगा। क्योंकि N1 तरफ के साइड का वर्टिकल से कितना एंगल था? सर 45 था। 45। यस सर। तो 45 में तो कोई टेंशन ही नहीं बेटा एंगल में। नो सर। और दूसरी तरफ में एंगल है 30, यस सर। है ना? हाँ। अगर मैं नॉर्मल को लाइन खींच करके सेंटर से मिला दूं, यस सर। N2 को लाइन खींच के सेंटर से मिला दोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बेटा। फिर यस सर। नीचे वाला 30 तो ऊपर कितना होगा? सर ऊपर 60। वाला हो जाएगा 9। यस सर 60 हो जाएगा। इसका मतलब N2 वाले का वर्टिकल से एंगल हो गया 60। यस सर। वर्टिकल से 60 हो गया तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया? 30। 30। यस सर। समझ में आ गया अब? हाँ। N2 cos 30 N2 sin 30। यस सर समझ गया। उस्मान का आंसर आ गया N1 इक्वल टू 1000/3। नवदीप का आंसर आया 500/3, 1000/3। आयुष यादव का 1000/3। शिवम यादव 1000/3, 1100/3। अली हैदर 1000/3।
हर्ष पराशर 1000/3 220/3, अवी 1000/3 800/3, लक्ष्य 100, चेतन मीना 1000/3, मयंक तिवारी 1000/3 500/3, चेतन मीना 110/3, संदीप 1000/3 1100/3, चेतन मीना 1100/3, विकास आर्या 1000/3, मोहित 100/3। अच्छा बच्चा नंबर लाया है 1000/3 आया इसका आंसर। ईश्वर का 1000/3, और 1100/3। निखिल सेम आंसर, दक्ष निदित्य सेम आंसर, अंकिसा का भी सेम आंसर, आयुष भी सेम, क्वाजी भी सेम। चलो हम भी देखें। देखो बच्चा, देखो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 20G, है ना। इस वाले सरफेस से नॉर्मल आएगा, यहां से आएगा बेटा नॉर्मल ऐसे, मान लिया N1, यहां से आएगा बेटा नॉर्मल, यहां से नॉर्मल आएगा ऐसे N2, ठीक है। अब कहेंगे बेटा यहाँ का नॉर्मल हो गया ऐसे, तो ये एंगल 37 है ना बेटा, तो ये एंगल भी 37, ये 37, तो ये हो गया 53, तो फिर ये एंगल हो जाएगा हमारा 53, ठीक है। ये हमारा 53 और ये भी हो जाएगा 53। तो क्या कर देंगे बेटा, कर देंगे यहाँ से कंपोनेंट, यहाँ से एंगल हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बेटा, वर्टिकल से 53, 37 37 53, ठीक है बेटा। तो वर्टिकल से ये एंगल हो गया बेटा 53, तो कंपोनेंट कर लिया, इधर कंपोनेंट N2 cos 53, इधर हो गया बेटा N2 sin 53, ठीक है। रुक जा बच्चा 1 मिनट। देखो बच्चा क्या कर देगा, अब इधर इसका हमारा एक्सेलरेशन है, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बेटा ना,
सो फॉर वर्टिकल क्या लिखोगे इक्वेशन, n2 cos 53 इज इक्वल टू 20g। सो हो गया बेटा n2 इक्वल टू 1000 बाई 3 न्यूटन। ठीक है बच्चा। अब देखो हॉरिजॉन्टल के लिए ये हो गया बेटा n1 माइनस n2 sin 53 इज इक्वल टू ma, है ना बच्चा। तो n1 minus of n2 sin 53, it will become 800 by 3, that is equal to 20 into 5, so n1 आ जाएगा बेटा हमारा 1100 by 3 न्यूटन। ठीक है बच्चा। अब जरा सोच के बताओ, अगर मैं इस एक्सीलरेशन को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दूंगा, है ना बेटा, तो बोलो n1 में और n2 में किसकी वैल्यू बढ़ेगी, किसकी वैल्यू घटेगी और कौन सेम रहेगा? लिखो कमेंट में। नेटवर्क का आंसर आया, नवदीप का आंसर आया, दक्ष का आंसर आया। सही बात, बिल्कुल सही बात, सबने सही आंसर दिया। n2 सेम रहेगा और n1 बढ़ेगा, बिल्कुल सही बेटा। बिल्कुल सही बात बेटा। इस n2 को इस एक्सीलरेशन से कोई मतलब नहीं है बेटा, तो ये नॉर्मल हमारा सेम रह जाएगा, है ना। लेकिन इस वाई नॉर्मल को देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लीनियरली इंक्रीजिंग विद एक्सीलरेशन बेटा। ए बढ़ेगा तो n1 बढ़ेगा, है ना। तो क्या कहोगे, अगर ए इंक्रीज करेगा n1 इंक्रीज करेगा और n2 हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चा। तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही। होमवर्क में कल के होमवर्क के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। ठीक है बेटा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक्सरसाइज 2 कंप्लीट का कल करेंगे डिस्कस। ओके बच्चा, चलो अभी के लिए बाय, हैव ए गुड डे।